हेलो फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी। ये जो पूरा सीरीज़ होगा ये 11th स्टूडेंट्स के लिए होगा। एंड हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट जो 11th स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, ताकि उनको अकाउंटेंसी अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो पाए एंड वो लोग आगे जाके 12th में अच्छा कर पाए अकाउंटेंसी में। तो हम ट्राई करेंगे सारी चीज़ें समझने में। तो पहला हमारा जो यहाँ पे काम है ये समझना है कि अकाउंटेंसी होता क्या है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, अगेन, इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो साइज़ में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लाइक पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। हर बिजनेस में फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप एक बिजनेस, छोटा सा भी ग्रॉसरी स्टोर को आप इमेजिन करके आगे चलोगे, तो उस ग्रॉसरी स्टोर में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होता है। हर दिन वो कस्टमर्स आते रहते हैं, वो चीज़ें बेचता रहता है, फिर वो खुद खुद कुछ सामान परचेज करता है, अपने जो स्टाफ्स होते हैं उनको पेमेंट करता है। एक महीने में वो कितनी बार इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, बहुत सारा चीज़ें पेमेंट करता है। तो एक बिजनेस में, एक छोटा सा ही बिजनेस में इतने सारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो ऐसे इमेजिन करके चलिए बहुत बड़ा बिजनेस अगर हुआ तो वहाँ पे कितने सारे ट्रांजैक्शन होता होगा। तो यहाँ पे बड़ा बिजनेस या फिर छोटा बिजनेस मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि एक बिजनेस में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होता है। एंड जो एक ह्यूमन होता है ना, उसका मेमोरी बहुत लिमिटेड होता है, वो सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता। हम लोग क्या सब चीज़ों को याद रख पाते हैं? नहीं। ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड, हम सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाते। इसलिए हमें क्या करना होता है ना, सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है। एंड जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके रखने को बोला जाता है बुक कीपिंग। एंड जो हमने रिकॉर्ड बना के रखा, हम लोगों ने जितना कुछ जो भी कुछ हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बिजनेस में, उसको हम पहले रिकॉर्ड किए। बट रिकॉर्ड करने से भी कुछ नहीं होता, हमने सारा चीज़ों को लिख के रखा, बट लिख के रखने से फ़ायदा क्या हुआ? आगे जाके हम उस डेटा से, वो सारे जो डेटा हमने बनाया, जो सारे ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने लिख के रखा, उससे हमें आगे जाके इनपुट्स निकालना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर में डिसीजंस ले पाए। ठीक है। तो अकाउंटिंग में हम वही करते हैं। अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है ना, पहले तो हमें सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है, विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में अकाउंटिंग में बात ही नहीं होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, तभी जाके हम लोग उसमें क्या करेंगे, अकाउंट्स को इन्वॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नॉन फाइनेंशियल मैटर के बारे में हमें बात नहीं करना है। ओके। सो अकाउंट्स क्या हुआ, अकाउंटेंसी क्या हुआ? अकाउंटेंसी मतलब कि बिजनेस में जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, एंड बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे देखो लिखा इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, पब्लिक, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन इंडिविजुअल भी हो, अगर वहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसको हम याद नहीं रख पाएंगे। उसको हम याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हमें पहले क्या करना होगा, उसको रिकॉर्ड करना होगा, लिखना पड़ेगा, एंड वहाँ से रिजल्ट्स निकालना पड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर में जाके डिसीजंस ले पाए। हम आगे बात करेंगे कि कैसे होता है चीज़ें, आगे कैसे प्रोसीड होता है, कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है, कैसे उससे उसको क्लासीफाई किया जाता है, उससे कैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को आगे जाके लोग यूज़ करते हैं। तो वो आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हमें अभी समझ में आ गया कि अकाउंट्स में हमें क्या करना है। अकाउंट्स में हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है एंड वहाँ से रिजल्ट्स निकालना है। ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम एक चीज़ और पहले समझेंगे, वो होता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, बिजनेस में ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है कि एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स, एनी एक्सचेंज जिसको फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप ट्रांजैक्शन बोलोगे। हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई परचेस कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाला रिसीव कर रहा है। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, वो आपको इन रिटर्न कुछ दे रहा है। तो ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज, दो पार्टी में होता है एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। एंड इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कि उस ट्रांजैक्शन से जो आउटकम निकलता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। सपोज मैंने 50,000 का स्टॉक 60,000 में बेचा, 50,000 का स्टॉक 60,000 में बेचा,
तो ये जो स्टॉक मैंने 60,000 का बेचा, मैंने स्टॉक दिया, सामने वाला ने मुझे पेमेंट दिया, तो ये हुआ ट्रांजैक्शन। बट उसका जो आउटकम निकला, क्या आउटकम निकला, मैंने 50 का स्टॉक 60 में बेचा, तो मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉफिट को बोलेंगे इवेंट। जब मैंने स्टॉक बेचा, मेरे पास जितना स्टॉक था वो स्टॉक घटा, वो स्टॉक का जो क्वांटिटी था वो रिड्यूस हुआ। अगर सामने वाला मुझे पेमेंट कर रहा है, मेरे पास जो कैश था वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। तो आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज इवेंट, एंड ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी एक्सचेंज हो रहा है जिसको फाइनेंशियल टर्म एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांजैक्शन, ठीक है। देन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दिया, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इस डेफिनेशन को देखने से पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ, तब जाकर हम डेफिनेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। जो अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटिंग का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मैंने आपको बोला कि डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके ओवरव्यू दे देता हूँ। हमें अकाउंट्स में क्या करना पड़ता है ना, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो रहा है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल इन नेचर और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। बिजनेस में देखो बहुत सारा कुछ होता है, आप कोई एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, वो भी एक तरीके का इवेंट ही हुआ बिजनेस में। आपको एक ऑर्डर मिला, वो भी एक तरीके का इवेंट हुआ। बट अगर उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके हम उसको अकाउंट्स में इन्वॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा काम होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन। हमें पहला काम क्या करना होता है, पहले देखिए दूसरे डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है, पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है वेदर द ट्रांजैक्शन इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ तभी जाके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो पहले आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा हमें मेजर करना होता है। मेजर करना होता है मतलब कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ तो कितने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गुड्स परचेज किया, वेदर फाइनेंस इज इन्वॉल्व, येस देर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हुआ, बट कितने का हुआ, मैंने कितने का परचेस किया, 7,000 का परचेस किया, 70,000 का परचेस किया, 80,000 का परचेस किया, कितने का परचेस किया, तो हमें वो अमाउंट पता होना चाहिए। तो पहला जो काम होगा, एक अकाउंटेंसी का जो प्रोसेस है उसमें जो हमारा पहला दो काम होगा वो होता है आइडेंटिफाइंग एंड दूसरा होता है मेजरिंग। आप पहले आइडेंटिफाई करो कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है देन आते हैं दूसरे स्टेप में, वो होता है मेजरमेंट करना है कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ। ये दोनों खत्म होने के बाद, आइडेंटिफाई एंड मेजर करने के बाद हम चलते हैं रिकॉर्डिंग में। हमें पता चल गया कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसमें 50,000, 70,000, 1,00,000 कुछ भी अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब हमें पता चल गया कि अकाउंट्स में हमें उसको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। सो अभी हम उसको अपने कॉपी में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग। हम पहले उसको लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, हम उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि सपोज आप गुड्स परचेज किए, आपने स्टॉक परचेज किया, या फिर आप सेल कर रहे हो, आप स्टॉक सेल कर रहे हो एंड आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो। आप आज सपोज आपने 10 लोगों को स्टॉक बेचा एंड वो भी सबको क्रेडिट पे बेचा। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, सबको हमने क्रेडिट में बेचा। किसी को 10,000 में बेचे, किसी को 20 में बेचे, किसी को 30 में बेचे, किसी को 10 में बेचे, फिर किसी को 50 में बेचे, किसी को 1,00,000 में बेचे। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, हर किसी को हम चीज़ें बेच रहे हैं एंड सबको क्रेडिट पे बेच रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें ये पूछा जाए कि कितना सेल्स हुआ, क्या बता पाओगे? उसके लिए आपको सारे सेल्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मेरे पास कितना सेल्स हुआ, उसको अलग से मैं कैलकुलेट करूँगा। सपोज मैं जिनको स्टॉक बेच रहा हूँ उनमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है, A, B, C। मैंने A को 6 बार बेचा, B को 3 बार बेचा, C को 1 बार बेचा सपोज। तो सपोज अगर आपको ये पूछा जाए कि A को आज टोटल कितना माल बेचा गया, अब वो A का टोटल ट्रांजैक्शन टोटल करके निकाल सकते हो। B को कितना बेचा गया तो B का सारा कैलकुलेशन करके बता सकते हो, C का अलग से करके बता सकते हो। ये तभी पता चलेगा आपको जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, आप सेल्स को अलग लिखोगे, A का ट्रांजैक्शन तो अलग लिखोगे, B का अलग लिखोगे, C का अलग लिखोगे, तभी जाके आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। रिकॉर्डिंग में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई जो हो रहा है उसको लिखते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे। ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, तो आप उसको लिखते जाओ।
बट क्लासिफिकेशन में बोला गया भाई लिख तो दिए, बट उसको आगे जाके क्या करोगे, हमें सारे ट्रांजैक्शंस का अलग अलग कैलकुलेशंस चाहिए, तो हमें उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलग से क्लासीफाई करके। तो इसीलिए सेकंड स्टेप हमारा हुआ क्लासिफिकेशन। देन हुआ, पहले हम रिकॉर्डिंग किए, देन क्लासीफाई किए, देन समराइज करेंगे। समराइज करेंगे मतलब सेल्स को टोटल करो, परचेज को टोटल करो, सारे एक्सपेंसेस को टोटल करो, सपोज सैलरी पेमेंट करो, सैलरी को टोटल करो, आप रेंट पेमेंट करो, पूरा 12 महीने का रेंट का टोटल करो, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करो तो पूरा साल का इलेक्ट्रिसिटी कितना पेमेंट हो उसको टोटल करो, तो उसको बोलते हैं समराइज। एंड वो समराइज करने के बाद वो सारे रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, ठीक है हमें पता चल गया कि एक साल में कि इतना सेल्स हुआ, इतना परचेज हुआ, इतना एक्सपेंसेस हुआ, इतना इनकम हुआ, सब कुछ हमें पता चल गया। बट एट द एंड हमें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। हम अकाउंट्स इसीलिए करते हैं कि भाई, इसीलिए नहीं करते कि हमें भाई सारा कुछ रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड तो हम कर दिए, रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद हमें वहाँ से रिजल्ट निकालना है कि भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है क्या, या फिर मैं आगे जाके बिजनेस में सर्वाइव कर पाऊँगा क्या, मेरे पास टोटल एसेट्स कितना है, टोटल लाइबिलिटीज़ कितना है, वो सब निकालना पड़ेगा। डेटा से इन्फॉर्मेशन निकलेगा तभी जाके वो इन्फॉर्मेशन आगे जाके यूज़ होगा, एंड इन्फॉर्मेशन से ही हम डिसीजन लेंगे। डेटा से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो डेटा पड़ा होगा बट क्या करेंगे उससे, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डेटा प्रोसेस होने से इन्फॉर्मेशन बनता है, तो इन्फॉर्मेशन बनेगा तभी जाके हम उसको आगे जाके यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन हमें क्या बोला हुआ है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब जब आप लिखोगे चीज़ें एक तरीके से लिखना होगा। हम आगे जाके सीखने वाले हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे होगा, क्लासिफिकेशन कैसे होगा, समराइजिंग कैसे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा, सब सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें इतना ही समझना है कि जो चीज़ हमें लिखना है, जो अकाउंटिंग हमें करना है, उसको एक तरीके से करना होगा, एक तरीका जो हर जगह पे फॉलो किया जाता है, हमें उसी तरीके से करना है। तो इसलिए बोला गया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पे बोला हुआ है ना इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका मतलब क्या, टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है हम उसी को ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। एंड विच ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये तो हम बात कर लिए। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, एंड वहाँ से रिजल्ट निकालने के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बोला था पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, पहला हुआ आइडेंटिफिकेशन। देन एक सेकेंड, आइडेंटिफाइंग, देन आ रहा है मेजरिंग। तो पहला 2 स्टेप, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन मेज़र करेंगे, उसके बाद हमें जाके क्या करना है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। देन हम करेंगे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या हुआ, क्लासीफाइंग, देन हुआ समराइजिंग। तो आपने एनालाइज किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, देन उसका वैल्यू आपको पता चला, देन आपने रिकॉर्ड किया, देन क्लासीफाई किया, देन आपने उसको समराइज़ किया। बट समराइज़ करने के बाद क्या, समराइज़ करने के बाद हमें उससे रिजल्ट निकालना है जिसको आप बोलोगे एनालाइजिंग। ठीक है, देन एनालाइजिंग के बाद होगा इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। आप वो रिजल्ट्स निकाल दिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने वो इन्फॉर्मेशन निकाल दिया, बट वो इन्फॉर्मेशन आप क्या करोगे, आप एज एन अकाउंटेंट आपने सारे इन्फॉर्मेशन निकाल दिया, या फिर जो भी जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने निकाल दिया, बट ये इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दोगे ना, इंटरप्रिटेशन करने के बाद सामने वालों को दोगे ना जिसको वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करेगा उसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा खत्म हो गया। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसको सीक्वेंस में ही करेंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, देन मेजर होगा, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग करने के बाद वो डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जिसको बोलोगे एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एंड देन जिनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड वो इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, जो 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 भी गवर्नमेंट हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर
टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, आपके बिजनेस के पार्टनर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकता है जहाँ से आप लोन उठाने वाले हो, वो सब लोग जिनको आपके बिजनेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ना, उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स। क्या बोलते हैं उनको? स्टेक होल्डर्स। उनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। वो लोग अपना डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन उनका होना चाहिए, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके फाइनेंशियल डेटा को देखेंगे। ठीक है, उन्हीं को ही ये सारा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उनको क्या बोला गया? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस या फिर स्टेक होल्डर्स। उनमें दो टाइप होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, दूसरा होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र मतलब वो सारे लोग जो बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं, एंड उनको हमारे बिजनेस के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट होता है, बिजनेस के फाइनेंशियल में इंटरेस्ट होते हैं, उनको बोलेंगे इंटरनल यूज़र्स। वो कौन कौन हो सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स। ये लोग कौन हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बैठते हैं, पार्टनर जो आपके साथ आपके बिजनेस में पार्टनर हैं, मैनेजर्स जो आपको बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, ऑफिसर्स अगर कोई पोस्ट के लिए कोई सीनियर लेवल में आप किसी को बिठा के रखे हो जो डिसीजन लेता है बिजनेस के लिए, उसको बोलते हैं ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये हुए इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हुए? एक्सटर्नल यूजर हुए इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स, वो सब लोग। इनको छोड़ के भी और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रह सकता है, उनको हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एंड उनको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स। इंटरनल यूजर्स वो लोग जो बिजनेस के अंदर रहते हैं, वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, एंड उनको हमारे बिजनेस के बारे में जानना है, उनको बोलेंगे इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहते, बट हमारे बिजनेस का जो रिजल्ट निकलेगा उससे वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, तो उनको बोलेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब हम जब अकाउंट्स करेंगे, अकाउंट्स क्यों करेंगे, अकाउंट्स करने का फ़ायदा क्या है, अकाउंट्स करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें उससे कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना, कुछ तो रिजल्ट हमें उससे चाहिए, इसी की वजह से तो हम अकाउंट्स कर रहे हैं ना। तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो ऑब्जेक्टिव, तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारा हुआ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हमें सारे ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में हो रहा है, दैट टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जो बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड क्यों करना है? ह्यूमन मेमोरीज लिमिटेड, हम सारा चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए सिस्टमेटिकली चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिकली हमें रिकॉर्ड करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करना है। दूसरा चीज़ हमारे यहाँ पे क्या हुआ? असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि आप सारे डेटा को रिकॉर्ड तो किए, बट वहाँ से रिजल्ट निकालना इंपॉर्टेंट होता है। आप सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड तो किए। इनकम एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना खर्च हुआ और बिजनेस में कितना इनकम हुआ। इनकम एक्सपेंसेस को सारे रिकॉर्ड तो कर दिए, बट रिकॉर्ड करने के बाद क्या, हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे या फिर लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा? अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट होगा, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से तो लॉस होगा। जहाँ पे इनकम ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट, जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा वहाँ पे लॉस। प्रॉफिट लॉस निकालना हमें पता है ना कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। जहाँ पे इनकम ज़्यादा होता है, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट निकलेगा, एंड जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्सपेंसेस से इनकम को माइनस करने से लॉस निकलेगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इसको निकालना पड़ता है। देन तीसरा चीज़ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या कि कोई भी डेट में, सपोज हर वीक के एंड में, हर मंथ के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, बट इन जनरली एक साल में एक बार बिजनेस क्या करता है ना, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। ठीक है, तो उसमें हम प्रॉफिट तो निकालते हैं, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि हम प्रॉफिट निकालेंगे, बट उसके साथ साथ हम लोग निकालेंगे फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितना है, टोटल लाइबिलिटीज़ कितना है। एसेट्स लाइबिलिटीज़ मतलब, एसेट्स मतलब वो चीज़ जो बिजनेस ओन करता है, बिजनेस का खुद, बिजनेस के पास जो कुछ है, अपना जो कुछ भी है उसको हम एसेट्स बोलेंगे। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी जो बिजनेस का खुद का है उसको बोलेंगे एसेट्स। लाइबिलिटीज़ मतलब ऑब्लिगेशन, जो हमें आउटसाइडर को पेमेंट करना है, वो होता है ऑब्लिगेशन। अगर कोई बिजनेस का जो एसेट होता है, मतलब अपना खुद का पैसा, खुद का रिसोर्सेज, अगर वो लाइबिलिटी से ज़्यादा है, मतलब बाहर के लोगों को मुझे सपोज 2 लाख देना है और मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ है, तो मेरा खुद का पैसा 3 लाख है उसमें, तो उसको हम बोलेंगे
अब मतलब वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन वो अच्छा है, हम सर्वाइव कर सकते हैं। वो सिचुएशन को बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन, अच्छा है, हम सर्वाइव कर लेंगे। बट सपोज मेरे पास जो रिसोर्सेस है वो 3 लाख का है और मुझे आउटसाइडर को 3,50,000 देना है, तो मेरे पास जो लाइबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है, वो तो 50,000 ज़्यादा है ना, तो मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा। मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हाँ ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन पूरा खराब होने के बाद ही हमें पता चले, हम धीरे धीरे अगर उस ये सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, हम इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट हमें पता चलता रहेगा कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग मतलब जो लोग फ्यूचर में हमारे बिजनेस को लेकर डिसाइड करने वाले, डिसीजंस लेने वाले, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि सपोज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्या एक्सपांशन सही होगा, या फिर वो लोग कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी उनको पता होना चाहिए। हम प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, या फिर हम जो टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को देखना है वो टैक्स जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमने सही पेमेंट किया या फिर नहीं सही पेमेंट किया, वो कहाँ से उसको पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। हम जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसी से ही पता चलेगा। जो इंसान आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि आपका बिज़नेस फ्यूचर में अच्छा चलने वाला है? उसके लिए वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा, तब जाके उसको कॉन्फिडेंस आएगा। जो बैंक आपको लोन देने वाला है उसको भी ये डिसाइड करना है कि भाई फ्यूचर में मैं मतलब ये जिसको वो लोन दे रहा है, जैसे कि आपको वो लोन दे रहे हैं, आप उसको रीपेमेंट कर पाओगे या फिर नहीं, इसीलिए वो भी देखेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जिनको भी फ्यूचर में डिसीजन लेना है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एंड अकाउंटिंग को ना बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब अपने बारे में, बिजनेस के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? अकाउंट से मिलेगा, अकाउंटेंसी से मिलेगा। तो उसको इसीलिए अकाउंटेंसी को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देन बोला गया टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन में ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन में कि अगर आपका एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा है। अगर आपका लाइबिलिटी ज़्यादा और एसेट धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसका मतलब आप आगे जाके इंसॉल्वेंट हो सकते हो, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।